नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी के जो पीसीएस एग्जाम होता है हर बार, प्लस जो आरओ एग्जाम होता है, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वाली वीडियो सीरीज में हम देने जा रहे हैं आपको। ये पार्ट वाइज होगी। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए बेहद जरूरी सीरीज है। प्लस यूपी पीएससी आयोग जितने एग्जाम कराता है, जहां जीएस आती है, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। इसमें ये पूरी कोशिश करी गई कि सारा डेटा लेटेस्ट, अपडेटेड और जो आज भी रेलिवेंट है, जो करंट वाला पोर्शन हटा के जो आज भी स्टैटिक जीएस वाला जो है, आज भी जो रिलेवेंट है, वो सारा डेटा इसमें दिया गया है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 50,000 लाइक हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप फॉलो करते हैं तो प्लीज हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बेहद जरूरी है ये। यूट्यूब में सारे अपडेट नहीं आ पाते हैं, यहाँ सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। वीडियो में सारे फैक्ट चेक कर लिएगा। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो, कमेंट हो, कोई फीडबैक, कोई अपडेट लगे तो प्लीज आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप चलते रहते हैं। आप अगर हमारा जेन्युइन ऑथेंटिक अगर आपको मटेरियल चाहिए तो सिर्फ ये 3 नंबर है हमारे 8564880530, 9696066089, 7523864455। मुझे व्हाट्सअप करना चाहते हैं 7838692611। इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। कंटिन्यू करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें यह पूछा जा रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर को कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो नॉर्मली मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है उसको हटाया जा सकता है। मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है। ये क्रिटिसिज्म का भी पार्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंस के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इससे पूछा जा रहा है कि जो भारत का इलेक्शन कमीशन है उसके संदर्भ में कौन सा जो है एक जो उसका कार्य नहीं है उसको हमको यहां पर क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो पहला ये कि डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट, बिल्कुल ठीक बात है, इन्हीं का काम है। दूसरा ये कि संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के जो चुनाव होते हैं उनका संचालन, ये भी ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन, ये भी ठीक है। और विधानमंडल के चुनावों के लिए उचित प्रावधान करना, तो ये उचित प्रावधान करना ये जो है इनका काम नहीं है, ये तो लेजिस्लेचर का काम है ना। तो ये इसका कार्य नहीं है, इसलिए नहीं पूछा था, इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो भैया कौन करेगा, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, उन्हीं का डोमेन है आपका, ये आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, ठीक है। तो इशू करना, इलेक्शन नोटिफिकेशन, चुनाव चिन्ह का बंटवारा, ये भी है, ये भी है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, ठीक है ना। तो देखिए एक बात, ये यहां पर जो नोटिफिकेशन है यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है कि ये जो है आपका फिर गवर्नमेंट जारी करती है, उसके बिहाफ पे फिर प्रेसिडेंट जारी करेंगे, इसलिए जो है यहां पर जो इसका आंसर हो जाएगा कि नोटिफिकेशन जारी करना जो है इनका काम नहीं है। ये पार्टी को, राजनीतिक दलों को चिन्ह देते हैं, वहां पर सेटल करते हैं वो जो वैलिडिटी होती है इलेक्शन की, और पूरे चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना इनका कार्य, जिसके लिए ये मशीनरी तो सरकार से ही लेंगे ना। राष्ट्रपति से बोलेंगे कि हमको ऐसा जो है, हमको ऐसे ऐसे ऑफिसर्स की जरूरत है, तो फिर वो स्टेट में, सेंटर में, जहां जहां भी चुनाव हो रहा होगा वहां वो प्रोवाइड कराएंगे। तो नहीं पूछा था, इसलिए चुनाव की इशुइंग जो है इलेक्शन नोटिफिकेशन, ये इनका कार्य नहीं है, इनका संदर्भ जो है चुनाव आयोग से नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, इससे पूछा जा रहा है कि सांसदों की जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है, अयोग्यता से रिलेटेड कोई अगर डिस्प्यूट होता है तो उस पर निर्णय कौन देता है, ठीक है ना। तो ये निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद राष्ट्रपति जी इसमें अंतिम फिर निर्णय लेता है ना। तो ये जो है आपका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि संसद के सदस्य की जो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है तो उनका जो विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति किसकी राय प्राप्त करेंगे। तो सीधी बात है, निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करेंगे। तो ये आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में मत देने का अधिकार किस तरीके का अधिकार है। याद रखिएगा यूपीएससी ने इसका आंसर जो दिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया है, क्योंकि आर्टिकल 326 से ये डिराइव होता है। लेकिन बहुत सारे आयोग जो है इसका आंसर आपका विधिक अधिकार देते हैं, क्योंकि हमारी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उनके जजमेंट में बार बार चीजों को विधिक अधिकार भी बोला गया है, ठीक है ना। तो आप देख के चलिएगा, है ना। यूपी ने इसका जो आंसर दिया वो वैधानिक अधिकार, तो यहां पर आप ये लगा दीजिएगा, है ना। यूपीएससी इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोलता है। तो ऐसे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस में डाउट रहता है, ठीक है ना। यूपीएससी को हम लैंडमार्क मानते हैं तो हम तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मानेंगे, लेकिन यूपी पीसीएस आयोग ने इसका आंसर स्टैट्यूटरी राइट दिया है, लीगल राइट बोल सकते हैं आप इसको। इसके बाद जो भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का जो अधिकार है वो क्या है आपका, फिर वही सेम क्वेश्चन है, लीगल राइट इसमें भी देगा ये आपका, है ना, एक एक्ट के अंदर ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि
जो हमारे यहाँ एडल्ट फ्रेंचाइजी थी कि भैया 18 वर्ष का जो भी व्यक्ति हो जाएगा वो मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो पहली बार किस चुनाव में किया गया था? तो राजीव गांधी गवर्नमेंट के दौरान लाया गया था और पहली बार जो इसका यूज किया गया था 1989 में किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये कौन सा अमेंडमेंट था बताएंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 61st है कि 52nd है, कौन सा है? दोनों इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बोला आपको। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है कि केंद्र और राज्य की जो आपकी लेजिस्लेचर है, जो आपका व्यवस्थापिका है, उसके लिए मतदान की जो मिनिमम एज थी वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। और किस अमेंडमेंट से? तो 61st अमेंडमेंट है आपका 1989 का, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा 21 से कम करके जो मतदान की आयु थी 18 वर्ष किया गया? तो 61वां है, 61st है आपका, है ना, मतलब 61वां है ये आपका, ठीक है। तो ये सी में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेपिटेशन ही है ये आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। अब बताइए ये क्वेश्चन देखिए, पहले पूछ रहे हैं कि कौन सा जो है ये एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है कैसा मत देने का अधिकार, कैसा अधिकार, और यहां पर वही पूछ लिया इन्होंने। तो आर्टिकल 326 से डिराइव होता है, यही मैंने बोला, इसलिए जो है यूपीएससी ने इसका आंसर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना है इसको, मताधिकार को, एडल्ट फ्रेंचाइजी को। तो 326 है आपका ये, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है एजर्शन और रीजनिंग के माध्यम से कि संसद और जो राज्य विधानमंडल है उनके स्वतंत्र और निष्पक्ष, है ना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज में ये सबसे बेसिक पार्ट है आपका, है ना, कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो तो उनकी जो शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। बिल्कुल ठीक बात है, आर्टिकल 324 की बात कर रहे हैं। उसके बाद कारण बोल रहे हैं कि जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनको पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। तो देखिए दोनों अलग अलग रूप से दोनों सही है, लेकिन व्याख्या आपकी बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। बिल्कुल इजीली आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि जो निर्वाचन आयोग है इसको 3 सदस्यीय कब बनाया गया, है ना, पहले ये एक ही सदस्य होता था, तो ये 1989 में बनाया गया इसको 3 मेंबर्स वाले, है ना, 1+2। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नेशनल वोटर्स डे कौन सा है? तो 25 जनवरी है ना, ये तो बिल्कुल इजी है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपका रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसको आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बोलते हैं, तो उसमें निर्वाचन जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रणाली के रूप में जो है उसको सुनिश्चित करती है? तो ये देखिए इसमें क्या है कि अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को जो है ये सुनिश्चित करती है, क्योंकि हर रेशो में मिलता है तो हर किसी को उस रेशो के हिसाब से मिलेगा, तो वहां पर साम्यता स्थापित की जाएगी, ठीक है। तो ये जो है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी की बात करते हैं यहां पर, ठीक है। बहुमत तो फिर बहुमत जहां पर होगा वहां पर अल्पसंख्यक या जिनकी संख्या कम है उनके हितों में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये नॉर्मल सी बात है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कथन और कारण है। राज्य निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक प्राधिकरण है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है, ठीक है ना। अब समझिएगा यहां पर कि यहां पर लिखा हुआ है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है, ठीक है। तो पहला जो लिखा गया कि राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, देखिए ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या ये आपका सही है? बिल्कुल ठीक है। 243 आर्टिकल आप देखेंगे वहां पर दिखाई देगा कि राज्य निर्वाचन आयोग को जो है एक आर्टिकल के अंतर्गत क्या किया गया है, बनाया गया है ना। तो संविधान में उल्लेख है तो संवैधानिक हो जाएगा वो, है ना। ये मत सोचेगा कि 73rd अमेंडमेंट से आया एक्ट से तो ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, नहीं, संवैधानिक बॉडी है वो आपकी, क्योंकि वहां पर संविधान संशोधन के माध्यम से उसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। दूसरा जो लिखा है कि इलेक्शन कमीशन, ये आपका सही है कथन। उसके बाद जो पीआरआईस की बात कर रहे हैं लोकल बॉडीज के चुनाव के लिए, उसके निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। तो नहीं भैया, इसमें इसीलिए तो बनाया गया है स्टेट के इलेक्शन कमीशन को, है ना, ताकि ये जो पीआरआईस और इसके चुनाव करा सके, है ना। तो ए आपका सही है और आर गलत है आपका। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वो कम से कम, है ना, राज्य स्तर पर कम से कम 3 राज्यों में मान्यता प्राप्त हो, 4 में, 5 में, 7 में। तो सीधे प्रावधान है, ये 4 राज्यों का प्रावधान है यहां पर, है ना, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तो उसको क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता कब दी जाती है? तो तब दी जाती है जब राज्य में या तो स्टेट में या लोकसभा,
ठीक है, या विधानसभा चुनाव में जब वो 8% वोट को प्राप्त करता है, जो आपका सी में लिखा गया है। ये बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, इसको देख जाइएगा, ठीक है ना, बिल्कुल फैक्चुअल पार्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए सिद्धांतों में सम्मिलित है, तो पहला ये कि ये जो इसका बेसिस होगा वो एडल्ट फ्रेंचाइज होगा, वयस्क मताधिकार, ठीक है, ये आपका। दूसरा जो है कि जो प्रत्येक क्षेत्रीय रीजनल जो आपके निर्वाचन क्षेत्र है उसके लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी, ठीक है। इसके बाद RRCSP लिखा हुआ है, धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए जो भी निर्वाचक सूची है बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। देयर विल बी नो प्लेस इन मेकिंग अ सबसिस्टेंस लिस्ट फॉर रिलीजन, स्पीसीज, सेक्स एटसेट्रा। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज जो है विल बी एट लिबर्टी टू सेट देयर ओन स्टैंडर्ड्स। तो सबके सब आपके सही हैं स्टेटमेंट, आप देखेंगे इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑल 4 हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, ठीक है ना, तो ये आपका अकाली दल है इसमें, है ना। उस समय के हिसाब से अभी भी आप देख के जाइएगा कि नेशनल पार्टीज का दर्जा कितने पार्टीज को मिला है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितनी पार्टीज है नाम के साथ, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ आपका पॉलिटिकल पार्टी, एक तरफ उनके फॉर्मेशन का ईयर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, CPI और CPM, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। CPI जो है आपका वो 1920 है और CPM जो है आपका वो 1964 है। M मतलब मार्क्सिस्ट हो गया, तो ये क्या हो गया 1964 है, ठीक है। AIADMK जो लिखा हुआ है इसका जो गठन है 1972 है। तेलुगु देशम जो है आपका, है ना, तेलुगु देशम वो 1982 है। तो 2314 हो जाएगा जो कि आपका ए में दिया गया है। ये रेगुलर क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके का, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एजर्शन रीजनिंग है। पहला ये कि भारत में जो है स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, तो भैया बिल्कुल गलत लिखा है। हमारे यहां स्थायी दलीय व्यवस्था है कि नहीं है बताइए जरा। बिल्कुल ठीक बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ परमानेंट पार्टी सिस्टम नहीं है। इंडिया डज नॉट हैव अ परमानेंट पार्टी सिस्टम। जैसे कहीं पर सिर्फ 2 ही पार्टियां होती, तो हमारे यहाँ बहुदलीय प्रणाली है, ठीक है ना। और दूसरे उसी का कारण लिखा है कि अत्यधिक संख्या में यहां पर राजनीतिक दल है, तो कारण सही नहीं है, लेकिन यहां पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके इंडिपेंडेंट रूप से सही है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत है और हमारे यहाँ कोई परमानेंट पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम नहीं है, परमानेंट पार्टी सिस्टम नहीं है ना। तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या जो है आपकी उपयुक्त नहीं है, इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है आपका फिर से एजर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। पहला ये एजर्शन जो लिखा है कि चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आचार संहिता का पालन करना होता है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा ये लिखा है कि जो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है आपका, ठीक है, उसको संसद ने अधिनियमित किया है, संसद ने अधिनियमित किया है। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे कि इसकी जो बात है वो एक्ट्स वगैरह में है आपका, ठीक है ना, लेकिन इसको जो अधिनियमित किया है तो ये चुनाव आयोग के संदर्भ से है ये आपका, इसलिए ए सही है आपका और जो आर है वो गलत है आपका, ठीक है ना। तो ये आंसर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल इजी है, नॉर्मली देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है एंटी डिफेक्शन जो लॉ है आपका, है ना, दल बदल निरोधक अधिनियम, उस समय आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स चल रही थी, उसी को खत्म करने के लिए ये लाया गया था। तो कौन सी तिथि को पारित हुआ था? ये 52nd अमेंडमेंट है क्या? आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और डेट जो है वो 15 फरवरी 1985, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक अमेंडमेंट भी होता है, वो 91st अमेंडमेंट है क्या, बताइएगा जरा। इसके बाद कामराज जो प्लान था वो क्या था आपका, है ना, तो आपको पता है कि नेहरू जी के मतलब निधन के बाद जो है वहां पर कांग्रेस में एक राजनीतिक शून्यता आती है, जहां पर फिर इंदिरा गांधी बाद में आती है। तो उसी समय जो थे आपके कामराज प्लान, है ना, तो कामराज प्लान बनाया गया था जो आईएनसी है उसको जीवंत बनाए रखने के लिए, मेकिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस कम अलाइव, उसके लिए था वो आपका, है ना, साउथ के हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट नेम है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कथन कारण है, तो भारत में एक लिखित संविधान है और शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का जो विकास है क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है क्योंकि दोनों जो है लीक से हटके, ठीक है ना। तो जो है आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों करेक्ट है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से जो आपके बिल्स हैं उनको किस एक का भारतीय मतलब निम्न विधेयक जो है उनमें से कौन सा ऐसा विधेयक है जिसमें इंडियन पार्लियामेंट के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो ये सीधी बात है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा। इसको दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे पूछा जा रहा है कि संविधान में जो संशोधन है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होता है, तो भैया आर्टिकल 368 है, पहले ही बताया मैंने आपको, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि उस स्थिति में जबकि लोकसभा अगर किसी बिल को पारित कर दे,
है ना, संविधान संशोधन विधेयक को, तो उच्च सदन ने अगर उसको अस्वीकार कर दिया हो, मतलब अस्वीकृत कर दिया हो, रिजेक्ट कर दिया हो, तब क्या होगा? ठीक है, तो बिल फाइनली एक्सपायर्स पहला लिखा है यहां पर, है ना, बिल्कुल ठीक बात है। अगर उसने अस्वीकार कर दिया तो क्या होगा? वो विधेयक जो है अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान का जो पहला संशोधन 1951 में पारित हुआ वो किससे रिलेटेड था आपका? तो ये लैंड रिफॉर्म वगैरह उस समय चल रहा था, उसी से रिलेटेड है वो आपका। सीलिंग, हदबंदी, चकबंदी सुना होगा आप लोगों ने। तो वही है कि कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से यहीं पर आपका 9th नंबर का जो शेड्यूल है वो भी ऐड होता है। ये आप लोगों को पता होगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि मैच द फॉलोइंग करिए। तो जुडिशियल पावर जो है आपकी न्यायिक शक्ति पुनरीक्षण है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना 44th अमेंडमेंट है। जो आपका 21 से 18 वर्ष किया गया मताधिकार की आयु, ये कौन सा है आपका? 61st है। उद्देशिका में सेक्युलर वर्ड जोड़ा गया आपका, तो ये आपका क्या हो गया? 42nd हो गया। और जो आपका न्यायिक जो जुडिशियल पावर रिवीजन जो लिखा गया है आपका, है ना, पावर लिमिट, वो आपका था 38। तो ए का आपका थर्ड हो जाएगा। एक ही से आपको आंसर भी मिल जाता है। आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे हम लोग। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इससे पूछा जा रहा है कि जो आपका 19(1)(c) जो आपका आर्टिकल है जिसके अंतर्गत सहकारी समितियों को जोड़ा गया है, तो मैंने एक दिन और भी पूछा था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 97th अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को। 19(1) सब क्लॉज सी के अंतर्गत 97th अमेंडमेंट है 2011। ये क्या पीआरआई के आसपास किसी आर्टिकल में भी है क्या? ये आपका 243 में है कि किस आर्टिकल में, बताइएगा जरा, वो भी बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। नीचे दिए गए जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिए गए हैं उसके अंतर्गत जो दिल्ली एनसीआर रीजन जो बना है, नेशनल कैपिटल रीजन, वो किसके अंतर्गत बना है? तो 69th अमेंडमेंट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों ने जो दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो कौन सा, मतलब ये आपका अमेंडमेंट है ना। तो 52nd अमेंडमेंट है जिसके द्वारा दल बदल पर क्या क्या किया गया है, उस पर रोक लगाने के लिए प्रावधान बनाया गया, एंटी डिफेक्शन जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के जो प्राधिकृत हिंदी पाठ है उसको कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जो है, किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये 58th अमेंडमेंट है आपका 1987 का, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि 79th नंबर का जो अमेंडमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किससे रिलेटेड है? तो सेंटर और स्टेट के रिलेशन से रिलेटेड है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि केशवानंद भारती केस का महत्व किस लिए है? तो भैया इसे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट दिया गया था, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल विशेषताओं को यहां पर प्रतिपादित किया था। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। अब सब रेपिटेशन है, बिल्कुल लास्ट के क्वेश्चंस चल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने संविधान के आधारभूत ढांचे को स्पष्ट किया, कब किया? तो भैया ये केशवानंद भारती वाला वाद है आपका, है ना। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है आपका, ठीक है ना, 1973। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो भैया संसद हर जगह संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए, है ना। आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार संसद की संवैधानिक संशोधन शक्ति को सीमित किया था? तो भैया ये आपका गोलकनाथ वाला केस है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पूछा जा रहा है कि संविधान का कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है जो ये प्रावधान करता है कि कोई कानून जो राज्य के डीपीएसपीज, है ना, जो आपके 39B 39C, ये आपका क्या है, समाजवाद से रिलेटेड है, उसमें वर्णित है, प्रभावी बनाने के लिए अगर पारित किया गया है तो इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि आर्टिकल 14 और 19 में जो फंडामेंटल राइट्स है उसको वो सीमित कर रहा है। तो ये जजमेंट किस में आया था? तो 25th अमेंडमेंट है ये आपका, उसमें ये चीज बोली गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा अमेंडमेंट था जिसके द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की जो संख्या है लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दी गई थी? ये 91st अमेंडमेंट है, अभी मैं आपसे ये पूछ ही रहा था, ठीक है ना, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो भैया 15%, यही तो है आपका 91st अमेंडमेंट। तो सेम आपका ये भी
91st अमेंडमेंट बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी दिल्ली के संदर्भ में आप लोगों ने देखा होगा, है ना, ये मुद्दा उठा भी था मेंस का है। इसके बाद किस संविधान संशोधन ने जो सेंट्रल मिनिस्टर्स है उनकी संख्या को लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% कर दिया, फिर से सेम है, 91st अमेंडमेंट है ये आपका, है ना। दिल्ली के लिए 10% की बात है यहां पर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि जो आर्टिकल 21A है, जो शिक्षा का आपका अधिकार है, जिसको फंडामेंटल राइट्स के रूप में जोड़ा गया, तो किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया, तो 86th अमेंडमेंट है, 2002 है आपका ये, ठीक है। 86वां है, 86th अमेंडमेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा आपका संविधान का आर्टिकल है जहां पर यह व्यवस्था की गई है कि राज्य जो प्रत्येक राज्य शिक्षा का जो प्राइमरी लेवल है, प्राथमिक स्तर, उस पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तत्पर रहेगा। तो यह आर्टिकल 350A है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे पूछा जा रहा है कि कौन से निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है। पहला ये कि द स्टेट कैन कंपेल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू चूज देयर लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्राइमरी स्कूल, जो पहला लिखा गया है ना, क्या सही है, ऐसा नहीं है। दूसरा ये अंगिका जो है अब संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, ये भी नहीं। हिंदी जो है भारत की राष्ट्रीय भाषा, ऐसा भी नहीं है। बोडो जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है, तो ठीक है, बोडो, डोगरी, संथाली, है ना, ये आपके ऐड हुई है, तो ये आपका जो सही है वो आपका केवल डी सही है, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान का जो अनुच्छेद आर्टिकल 344 है उसके अंतर्गत जो आपका फर्स्ट स्टेट लैंग्वेज कमीशन बनाया गया था, तो वो कब बनाया गया था, है ना, उसके संदर्भ में है आपका। तो ये जो है 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में, 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग बनाया गया था, है ना, आर्टिकल 344 के अंतर्गत। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी भाषा जो है हमारे 8th शेड्यूल में शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें गुजराती है, कश्मीरी है, राजस्थानी नहीं है, इसमें डोगरी भी है, तो इसमें नहीं पूछा था, इसलिए राजस्थानी सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 22 है, मतलब 22 भाषाएं हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने संस्कृत भाषा को सेकंड, मतलब स्टेट की सेकंड जो है स्टेट लैंग्वेज के रूप में क्या दिया है, मान्यता प्रदान किया है, ठीक है ना। तो ये आपके उत्तराखंड है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका आंसर आपका डी होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे पूछा जा रहा है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जितनी भी भाषाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाले कौन है, सर्वाधिक, तो बंगाली भाषा बोलने वाले सर्वाधिक लोग हैं। जो सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है वो बंगाली है आपकी, है ना, बंगाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि भारतीय कौन सी भारतीय भाषाएं हैं जिनको मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों को सही, मतलब अवरोही क्रम है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेंडिंग इंडियन लैंग्वेज एज द ओनली लैंग्वेज डिसेंडिंग, व्हाट इज द सीक्वेंस, ठीक है। तो अभी अभी हमने देखा इसमें कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, बंगाली आ जाएगा, तो 1 को सबसे पहले लगा दीजिए। उसके बाद आपका तेलुगु आएगा, उसके बाद आपका मराठी आएगा, देन आपका तमिल आएगा, ठीक है। तो 1 4 2 3 होगा, जो कि आपका सी में दिया गया, बिल्कुल फैक्चुअल पार्ट है, देख जाइएगा इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि कौन जो है पंचायतों की जो स्ट्रक्चर है उसके संदर्भ में जो भी प्रोविजंस है तो उसको करने के लिए कौन अधिकृत है, कौन अधिकृत है, तो भैया राज्य का विधानमंडल है, इसलिए हर जगह जो है अलग अलग प्रोविजंस आपको दिखाई देते हैं, तो स्टेट लेजिस्लेचर है ये आपका, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो पंचायती राज है वो सम्मिलित किया गया है किसमें, तो भैया स्टेट लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में है, कॉन्करेंट लिस्ट में है, किसमें है, तो स्टेट लिस्ट में है ये आपका, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है, स्टेट लिस्ट में है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि जो ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन है वो भारतीय कौन से ऐसे इंडियन लीडर हैं जिनके सुझाव के परिणाम स्वरूप उसको रखा गया है, तो ये आपके एमके गांधी हैं, है ना, जो आपके गांधी जी हैं। ये आपके आर्टिकल 40 जो है गांधीवादी सोच से रिलेटेड डीपीएसपी, उसी को हमने इंप्लीमेंट भी किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति का जो रिव्यू किया जाता है उसके लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो भैया संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है, जैसे सेंटर में राष्ट्रपति जी करते हैं, तो रिलेटेड जो स्टेट के गवर्नर होंगे वो करेंगे, आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि पंचायत और जो नगर पालिकाएं हैं उनके संदर्भ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस वर्ष प्रावधान किया गया, तो 1993 सबको याद भी होगा, 73rd और 74th अमेंडमेंट वही है आपका, 1993 है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कथन और कारण है, तो पंचायतों के जो प्रधान है ना, पंचायतों के जो प्रधान है, प्रमुख है और अध्यक्ष है,
उनके पदों में महिलाओं के लिए, जिनमें SC ST और जो भी आपके बैकवर्ड क्लास की महिलाएं सम्मिलित है, तो आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट जो है परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो ये तो आपका ठीक है जो पहला स्टेटमेंट है, लेकिन कारण जो दिया है वो देखिए कि वुमेन फ्रॉम रूरल एरियाज हैव बीन डिमांडिंग दिस रिजर्वेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये गलत है आपका, ऐसी इतनी अवेयरनेस नहीं थी, ऐसी जो मांग है ऐसा संदर्भ कहीं भी दिखाई नहीं देता आपका। तो ये जो है कारण गलत दिया है और कथन बिल्कुल सही। तो ए सही और आर आपका फॉल्स हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान के निम्नलिखित जो भी आपके अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो कौन से अमेंडमेंट के अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए जो PRIs है उसमें 30% जो आपकी सीट्स है उनको आरक्षित किया गया है। तो 73rd है अमेंडमेंट है ना, क्योंकि PRIs की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि पंचायत चुनावों को जो SC के लिए जो पदों का आरक्षण करना है वो किस राज्य में लागू नहीं होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं होगा, वहां पर उनकी जहां पर पॉपुलेशन ही उनकी डोमिनेंस में हो, डोमिनेंट हो, है ना, तो वहां पर क्यों उनको दिया जाएगा रिजर्वेशन, है ना, ST वाला एरियाज है वो। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 40 है वो किससे संदर्भित है। तो भैया ग्राम पंचायत के गठन से रिलेटेड है वो आपका। ठीक है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें पूछा जा रहा है कि PRI से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, पहला ये कि ये भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा, बिल्कुल ठीक बात है, रहा है। इसके बाद 73rd जो अमेंडमेंट है 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, यही आपका क्या है, गलत है। बताइएगा कब से ये आपका प्रभावी हुआ है, 94 से, 93 से, डेट क्या है आपकी, और पंचायती राज दिवस आप कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाते हैं क्या, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये गलत है आपका, और गलत ही बताना था तो यही आंसर हो जाएगा। ये 3 टियर है, ये बिल्कुल ठीक है। और आर्टिकल 243G जो है इसके महत्व को बढ़ाता है, बिल्कुल ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन उसको जो है प्रोवाइड करता है वो। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे पूछा जा रहा है कि पंचायती राज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो भैया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। ठीक है, तो लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के लिए योग्य बनाना, है ना, सबसे अच्छा यही इसमें उपयुक्त आंसर है और यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि किस कमेटी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संस्तुति दी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अगर ये पूछे कि संवैधानिक आयाम किस कमेटी के, मतलब किस कमेटी के अंतर्गत इसको मिला है, तो वो आपकी LM सिंघवी है। दोनों कमेटीज का नाम याद रखिएगा, दोनों रेगुलर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें बलवंत राय मेहता समिति की रिकमेंडेशन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई थी, है ना, तो ये आपका राजस्थान है। ठीक है ना, और वैसे अगर एक्ट के उसमें देखेंगे आप, है ना, कि जब 73rd और 74th अमेंडमेंट आएगा तो किसने सबसे पहले उसको लागू किया, तो MP है। लेकिन यहां पर बलवंत राय मेहता समिति की बात कर रहे हैं ये आपकी, है ना, तो ये राजस्थान आएगा यहां पर आंसर आपका। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहते हैं, शिल्पी किसे कहा जाता है। तो ये आपके BR मेहता है। ठीक है ना, BR मेहता है ना, जो यहां पर उपलब्ध विकल्प है उनमें से BR मेहता है, जिनको आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो पहला पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 को, तो कहां किया था, तो राजस्थान का नागौर है ये आपका, 2 अक्टूबर 1959, सभी को पता होगा ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि वो राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था, है ना, तो कौन सा राज्य है आपका, तो सबसे पहले वो राजस्थान है। अब इसको 73rd अमेंडमेंट से मत जोड़िएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी कमेटी थी जिसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी और उसका सभापति कौन था। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता है, ये आपको सबको पता होगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी, तो बलवंत राय मेहता जो कमेटी बनी थी इसीलिए बनी ही थी, तो 1957 में इनकी रिपोर्ट आती है, इन्होंने जो है इसको रिकमेंड किया था, इसके लिए सुझाव दिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 टियर जो पंचायती राज प्रणाली है इसकी अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, तो भैया बलवंत राय मेहता कमेटी आपके दिमाग में आ सकता है।
है ना, और वही आपका क्या है, आंसर भी होगा। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बलवंत राय मेहता समिति ही इसका आंसर भी होगा, जिसने सबसे पहले ये अनुशंसा दी थी कि भैया 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी एक समिति है जो पंचायती राज संस्था से रिलेटेड नहीं है। ठीक है ना, तो पीवीएन राव नहीं है, एलएम सिंघवी है, अशोक मेहता है, बलवंत राय भी है, थुंगन कमेटी भी है। तो ये पीवीएन राव कमेटी आपकी नहीं, ये किससे रिलेटेड है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यही आंसर हो जाएगा, इनकरेक्ट बताना था इसलिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि पंचायती राज से संबंधित जो समितियां हैं आपकी, कमिटीज बनी, उनको आप काल क्रमानुसार यहां पर अरेंज कर दीजिए। तो यहां पर क्या आएगा, सबसे पहले तो आपकी क्या आनी चाहिए, यहां पर बताइए जो उपलब्ध है। बी आर मेहता कमेटी सबसे पहले आ जाएगी इसमें, 3 देखिए कहां पर है, सी में है, और एक ही से आपको आंसर भी मिल जाता। उसके बाद अशोक मेहता, उसके बाद राव, और सबसे लास्ट में आपका एलएम सिंघवी, है ना, जिसके कारण फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन इनको मिलता है। ठीक है, इसके बाद आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि मैच द फॉलोइंग करिए। तो पीके थुंगन कमेटी है, ईयर बताना है हमको यहां पर, है ना। तो थुंगन कमेटी आपकी जो है 1988 है। अशोक मेहता कमेटी की बात करेंगे तो 77 है। बी आर मेहता कमेटी की बात करेंगे तो 1957 है, और एलएम सिंघवी जो कमेटी है वो आपकी 1986 है। देखिए डी का 2 जो है 2 में दिया हुआ है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 और 2, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का आपका क्या हो गया, 1 हो गया, और डी का 2 हो गया। आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि पंचायती राज जो सिस्टम है उसमें से कौन सी जो कमेटी नीचे दी गई है वो उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो अशोक मेहता कमेटी है, ठीक है। वी के आरवी राव जो कमेटी है वो है आपकी, नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद संथानम कमेटी और आपका बी आर मेहता कमेटी, ठीक है ना। तो ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, वो इकोनॉमिस्ट है आपके, ठीक है ना, बी के आर वी राव जो लिखा कमेटी है यहां पर। इसके बाद जो पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए किसने रिकमेंडेशन दी थी, तो मैंने पहले ही बताया आपको कि आपकी एलएम सिंघवी कमेटी थी। कौन सी कमेटी थी आपकी, एलएम सिंघवी कमेटी थी। ठीक है ना, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि 73rd जो अमेंडमेंट है किससे रिलेटेड है, तो भैया पीआरआई से रिलेटेड है, पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है, वेरी इजी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो 73rd अमेंडमेंट है उसके अंतर्गत जो है जो भी कार्य किए जाने हैं, है ना, जो विषय सूची की बात कर रहे हैं, तो वो कौन सी अनुसूची में दिया गया है, तो 73rd से आपकी 11th नंबर की शेड्यूल को जोड़ा गया। ठीक है ना, कितने विषय दिए गए हैं उनको पंचायती राज के संदर्भ में, और उसके बाद जो आपका अर्बन लोकल बॉडीज वाला प्रावधान है वो 12th नंबर के शेड्यूल में है। तो इसका आंसर आपका 11th शेड्यूल हो जाएगा, 11वीं अनुसूची है, आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है उत्तर प्रदेश में जिला योजना जो आपकी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग होती है उसमें सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए आप इसमें कौन कौन है, इसमें आपके नगर पंचायत भी आएंगे, विलेज पंचायत भी आएंगे और क्षेत्र पंचायत भी आएंगे, है ना, तीनों आएंगे, उनको प्लानिंग में शामिल किया जाता है, तभी तो प्लानिंग की जाएगी। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, है ना, 1 2 3 ऑल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि यूपी में जो पीआरआईज है उसमें महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की कितनी संख्या होगी, तो जो टोटल आपकी सीट्स है उसका 1/3। ठीक है ना, मतलब कुल स्थानों का 1/3 जो आपका ए में दिया गया है, यही आंसर होगा आपका। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73rd अमेंडमेंट के उपबंध जो है, जिसमें देखिए आपका मध्यवर्ती स्तर की जो पंचायत नहीं गठित की जा सकेगी, मतलब एक मिनिमम पॉपुलेशन का क्राइटेरिया, अगर उतनी पॉपुलेशन नहीं होगी तो फिर जो आपका मध्यवर्ती स्तर का है ना, आप देखते हैं ना ग्राम के बाद आपका दिखाई देता है ब्लॉक, और ब्लॉक के बाद आप जिला, है ना, तो ये बीच वाला जो है ये टीयर जो है यहां पर विलोपित कर दिया जाएगा अगर एक मिनिमम जनसंख्या ना हो। तो वो कितनी जनसंख्या डिसाइड की गई है, तो 20 लाख की गई है। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एक बार देख जाना है हमको इसको सरसरी निगाह से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तृणमूल लोकतंत्र, देखिए यहां पर तृणमूल लोकतंत्र से रिलेटेड कौन है। ठीक है ना, तो तृण और मूल ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो पीआरआईज है भैया, पंचायती राज सिस्टम है, वेरी इजी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, तो क्यों अपनाई गई थी, भैया लोकतांत्रिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है
कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके किस भाग में, कौन से पार्ट में जो है 3 टियर पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। तो बताइए कौन सा पार्ट है, पार्ट 9 है ये आपका, ठीक है। इसके बाद जो 9 है, 9A भी है, बताइएगा 9A में क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि जो संविधान के प्रावधान है, प्रोविजंस है, उनके अंतर्गत पंचायत का जो चुनाव कराना है उसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, बाय स्टेट गवर्नमेंट, है ना। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो पीआरआईज है उसमें जो न्याय पंचायत है ना, उसमें किसी को बंदी बनाए जाने की जो सजा देने का अधिकार है वो निम्न में से किस राज्य में है, तो बिहार में है। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था ये, जब आया था। इसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इसमें पूछा जा रहा है कि जो स्थानीय लोकल गवर्नेंस है, जो आपका स्थानीय शासन है, उसमें कौन सी एक विशेषता नहीं है, तो लीगल स्टेटस है इसका, लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन है, सेंट्रल का कंट्रोल लिखा हुआ है। क्या ये होना चाहिए आपका, यही तो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है ना, तो ये आपका कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ये ऑप्शन, तो यही नहीं होगा विशेषता, यही आंसर हो जाएगा। उसके अलावा पावर टू ऑब्टेन टैक्स चार्ज, टैक्स फाइनेंस तो है, कुछ विषयों में उनको जो है अपना टैक्स लगाने का अधिकार है, जैसे मेला, चुंगी, है ना, ये सब आप लोगों ने देखा होगा, स्थानीय कर। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा था, मतलब जो विशेषता नहीं वो बताना था इसलिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जो स्टेट है वो सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है ना, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो भैया क्या होगा, स्टेट का फाइनेंस कमीशन होगा इसका आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें यह बताना है कि 243ZJ जो है उसके अनुसार जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें डायरेक्टर्स की मैक्सिमम नंबर्स कितने हो सकते हैं, तो 21 हो सकते हैं, याद रखिएगा। अधिकतम जो है सहकारी समिति में निदेशकों की संख्या 21 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है एजर्शन और रीजनिंग है। तो एजर्शन जो है आपका कथन जो है, स्टेटमेंट जो है कि स्थानीय जो निकाय है उनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है उसके बारे में जो उपाय है उस पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। देखिए ये पंक्चुएशन है, कोई लगा दिया, वहां पर रिकमेंडेशन दे सकते हैं वो, है ना, तो ये गलत हो गया आपका। उसके बाद संविधान का जो 73rd और 74th अमेंडमेंट बोल रहे हैं ये, उसके अंतर्गत बोल रहे हैं कि स्थानीय शासन संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय का ही बना हुआ है, मतलब राज्य सूची का विषय बना हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है ना, स्टेट लिस्ट में ही आता है, तो ए आपका गलत हो गया और आर आपका सही हो जाएगा। व्याख्या का कोई औचित्य यहां पर नहीं उठता। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखेंगे हम क्या पूछा जा रहा है। इससे पूछा जा रहा है कि कौन से राज्य में जो है पीआरआईस का सिस्टम नहीं है, तो नागालैंड में नहीं है, ठीक है, नागालैंड में नहीं है, असम, केरला, त्रिपुरा हटा दीजिए, नागालैंड में ये सिस्टम नहीं है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि नगर क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए निम्नांकित निष्कर्षों में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है, वो बताना है ना, वो डेफिनेशन एक तरीके से। तो पहला लिखा विच इज अंडर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कैंटोनमेंट बोर्ड और शेड्यूल्ड एरिया कमेटी, पहला लिखा हुआ है, ठीक है ना, सही नहीं पूछा है, ये तो सही है आपका। दूसरा ये जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो। तीसरा लिखा है कि जिसकी कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या अकृषीय कार्यों में लगी है, सही नहीं पूछा है ना, इनकरेक्ट, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा सी। बाकी सब ठीक है, जहां जनसंख्या का घनत्व तो कम से कम 400 जो हो वो हो पर किलोमीटर में, तो इनकरेक्ट बताना था, इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि एक तरफ मैच द फॉलोइंग बताना है कि कौन सा जो करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो लखनऊ का बता रहे हैं कैंटोनमेंट काउंसिल, ठीक है ना, दूसरा ये सही है आपका, कानपुर नगर परिषद ये भी ठीक है, गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद लिखा गया है, यही आपका गलत है। मैच द फॉलोइंग जो है इनकरेक्ट जो है वो बताना था, काकोरी जो है नगर पंचायत, ये ठीक है, गलत है आपका सी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि पंचायत समिति के सदस्य, तो पहला कि खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, गलत है। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, यही आंसर होगा आपका जो कि सी में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति जो है गठित की जाती किस लेवल पे की जाती है, तो भैया खंड स्तर पर, जिसको ब्लॉक लेवल बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है वो कैसे होता है ना, तो जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है, इसीलिए अप्रत्यक्ष बोलते हैं, यहाँ खरीद फरोख्त भी होती है ना, इस तरीके की भी चीजें देखी जाती हैं। तो देखिए सेकंड नंबर के स्टेटमेंट में लिखा गया है कि जो जिला पंचायत के मेंबर होते हैं वही अपने आप में से चुन लेते हैं, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है आपका उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जा सकता है,
ठीक है, तो कैसे किया जा सकता है? अपने नगर क्षेत्र में निर्वाचित सभी वयस्कों द्वारा नहीं, ऐसा नहीं होता। अपने नगर क्षेत्र की जो निर्वाचन सूची है उसमें सम्मिलित जो भी आपके निर्वाचक हैं उनके द्वारा, और नगर निकाय के निर्वाचित सदस्य ये आपका नहीं होगा। इसके बाद जो अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों में से, तो सेकंड और 4 हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आपको इजीली रिकॉग्नाइज हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कथन दिया गया है कि अल्पसंख्यक शब्द की भारतीय संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है ना, पहला जो लिखा गया है, ठीक, बिल्कुल ठीक बात है, कहीं पर भी इसको डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है ना, और भाषा और संस्कृति का 2 आधार जरूर दिया गया है, आप लोग देखेंगे तो 2930 जो आर्टिकल है आपका। इसके बाद अल्पसंख्यक आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है ना, जो आपका माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, ये आप समझिएगा इसको। ठीक है ना, और ये करंट अफेयर्स में रहा होगा, इसलिए जो है इसको यहां पर रखा गया। माइनॉरिटी कमीशन की बात करें, बैकवर्ड क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो दोनों आपके सही है, लेकिन व्याख्या आपकी सही नहीं है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक एसटी की संख्या है? एसटी की, तो ये एमपी है आपका। ठीक है ना, मध्य प्रदेश है, जहां पर सबसे अधिक जनजातियां जो है वो पाई जाती, निवासरत हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पूछा जा रहा है कि एससी एसटी के लिए जो आपका एक नेशनल कमीशन बनाया गया है, वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत बनाया गया है? तो 338 और 338A है आपका, है ना, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में जो लोकसभा में जो एसटी हैं आपके, है ना, शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए जो है क्या व्यवस्था की गई है? किस आर्टिकल के अंतर्गत उनको जो है आरक्षित स्थान जो है प्रदान किया जाता है? तो 330 में लोकसभा, 332 में विधानसभा के लिए है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग ये। तो लोकसभा के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्या होगा इसका आंसर? 330। और विधानसभा में अगर पूछेंगे तो क्या है आपका, जो आपका 332 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का जो भाग 16 है, जिसमें 330 से 342 तक आर्टिकल्स हैं, वो किससे रिलेटेड है आपका? ठीक है ना, तो अभी देख ही रहे हैं हम एससी एसटी, उनके संदर्भ में जो आरक्षण है, एंग्लो इंडियंस की बात करेंगे तो जो उनका रिप्रेजेंटेशन फुलफिल करने के लिए आर्टिकल 331 में आप देखते होंगे, है ना, 331 में, तो यही सब है इसमें लोकसभा में एससी एसटी उनके रिजर्वेशन और एंग्लो इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा।